क्या कभी क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि आजकल लोग मेकिंग अ लिविंग बिल्कुल, यानी जिंदगी जीने की जगह असल में मेकिंग अ डाइंग कर रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है ये। सैलरी ज़रूर बढ़ रही है लोगों की, पर उसके साथ वो जो स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है और उदारी है, वो भी तो दुगनी तेज़ी से बढ़ रही है। एग्जैक्टली मतलब कॉर्नर ऑफिस मिल रहा है, नई गाड़ी मिल रही है, पर उस गाड़ी को चलाकर कहीं सुकून से बैठने का वक्त कहाँ है किसी के पास। वही तो, ये एक ऐसा एंडलेस ट्रेडमिल बन चुका है, जहाँ हर इंसान बस भाग रहा है, थक रहा है, पर पहुँच कहीं नहीं रहा। राइट। एक तरह से हर कोई एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जो पहले से ही फिक्स्ड है। राइट राइट। लोग अपने सबसे कीमती साल, अपनी हेल्थ और अपने रिश्ते सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जो उनकी इंटरनल एम्प्टी स्पेस को कभी भर ही नहीं सकती। सच समझ लिया है। अरे हाँ। इतने सारे लोग दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, अपना ब्लड और स्वेट एक कर देते हैं, फिर भी हमेशा पैसे की और वक्त की कमी ही महसूस होती है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि चाहे कितना भी कमा लिया जाए, इनफ कभी होता ही नहीं है। इस दर्द को समझने के लिए योर मनी और योर लाइफ नाम की एक बुक एक बहुत ही अलग नजरिया देती है। ऐसा फ्रेमवर्क जो माइंड ब्लोइंग है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज के लिखे इस फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रॉब्लम लोगों की इनकम में नहीं है। मैं हमेशा यही सोचता था कि इनकम बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम पैसे के साथ बनाए गए रिलेशनशिप में है। सोसाइटी के प्रेशर में आकर पैसे को एक गलत डेफिनेशन दे दी गई है। किस तरह की डेफिनेशन? लोगों ने पैसे पर अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने सोशल स्टेटस को प्रोजेक्ट कर दिया है। और अगर इस एंडलेस साइकिल को तोड़ना है, तो सबसे पहले पैसे का असली रूप समझना पड़ेगा। अच्छा। पैसा कोई पेपर या मेटल या क्रेडिट कार्ड का प्लास्टिक नहीं है। पैसा दरअसल हमारी लाइफ एनर्जी है। बेट क्या लाइफ एनर्जी, इसका मतलब इंसान के जिंदा रहने की ताकत या उसकी उम्र से है? एक तरह से हाँ। जरा इस मैथमेटिकल हकीकत पर गौर करो। एक एवरेज इंसान के पास अपनी पूरी जिंदगी में करीब 3,50,000 एक्टिव आवर्स होते हैं। 3,50,000। ओके। हाँ, सोने और बेसिक सर्वाइवल नीड्स का वक्त निकालने के बाद बस यही फिक्स सीमित घंटे बचते हैं। ओह वाओ। जब कोई इंसान काम करता है, तो वो दरअसल अपनी जिंदगी के इनफाइनाइट आवर्स को पैसे के लिए ट्रेड कर रहा होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसका मतलब जब कोई अपने बॉस को या किसी कंपनी को वक्त दे रहा है, तो वो सिर्फ अपना स्किल या टाइम नहीं दे रहा। एग्जैक्टली। वो अपनी लाइफ का वो हिस्सा दे रहा है जो कभी वापस नहीं आएगा। अपनी सांसें, अपनी एनर्जी ट्रेड कर रहा है। ये तो सच्ची में एक रियलिटी चेक है। यही सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। लोग अक्सर सोचते हैं 1 घंटे का $25 मिलता है तो सैलरी अच्छी है। राइट। $25 एन आवर साउंड्स गुड। पर एक्चुअली में वो $25 उतने होते ही नहीं हैं। अगर ध्यान से कैलकुलेट किया जाए तो तस्वीर कुछ और ही निकलती है। इस बुक में इसे द ट्रू आवरली वेज कहा गया है। तो इसका मैथमेटिकल ब्रेकडाउन कैसा दिखेगा? अगर कोई दिन के 8 घंटे काम करता है और $25 पर आवर कमा रहा है, जिसका मतलब दिन का $200 हुआ, हाँ, तो ये सीधा कैलकुलेशन गलत क्यों है? क्योंकि उस कैलकुलेशन में उन चीजों का वक्त और खर्चा माइनस नहीं किया गया जो सिर्फ उस जॉब को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि? सोचो, एक आम दिन कैसा होता है। ट्रैफिक में ऑफिस आने जाने के 2 घंटे लगते हैं। हाँ, कम्यूट। उस वक्त के लिए कोई पे नहीं करता, पर वो जॉब के लिए जरूरी है। तो वो 8 घंटे अब 10 घंटे बन चुके हैं। राइट। और घर आकर उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, यानी डीकम्प्रेस होने के लिए भी 1 घंटा लगी जाता है। बिल्कुल लगता है। तो टोटल 11 घंटे लाइफ एनर्जी के चले गए। और एक्सपेंसेस का क्या? उस कम्यूट का अपना एक्सपेंस भी तो है, फ्यूल का खर्चा या ट्रेन का टिकट। उसमें और भी चीजें जोड़िए। ऑफिस के लिए फॉर्मल कपड़े खरीदना, उन्हें ड्राई क्लीन करवाना, अरे हाँ, वो भी तो खर्चा ही है। काम के स्ट्रेस से बाहर आने के लिए वीकेंड पर किए गए महंगे खर्चे, या फिर बाहर से महंगा खाना ऑर्डर करना, क्योंकि लंबा दिन काम करने के बाद खाना बनाने की एनर्जी ही नहीं बची। वही तो, जोमैटो स्विगी पर ही जिंदा है लोग। ये सब हिडन कॉस्ट्स हैं। लेट्स डू द मैथ देन। अगर वो दिन का $200 कमाता है, पर $15 ट्रैवल में गए, $15 बाहर के खाने में गए और $10 वर्क क्लोथ्स या डीकम्प्रेशन पर चले गए, ठीक है। तो टोटल $40 तो जॉब को मेंटेन करने में लग गए। बचा $160।
और वक्त 8 घंटे की जगह 11 घंटे लग गया। अब उस $160 को 11 घंटे से डिवाइड करो। वेट में करता हूँ। करो करो। ओके ये तो करीब 14 या 15 आएगा। सडनली वो $25 एन आवर की जॉब शायद 14 या $15 एन आवर पर आकर रुक जाती है। ओह मैन, यही असली ट्रू आवरली वेज है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तब उसका हर खर्चा देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इस हिसाब से तो जब कोई मॉल में एक महंगी बट बेकार चीज खरीदता है, जैसे कि बुक में इन चीजों को गेजिंग अ स्पिन्स कहा गया है, हाँ, गेजिंग अ स्पिन्स, फालतू का सामान। तो वो एक्चुअली में सिर्फ कुछ नोट या कार्ड स्वाइप नहीं कर रहा। वो क्या खरीद रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आयु के, अपनी लाइफ के दिन दे रहा है। सच में। अगर किसी ने $150 के नए शूज खरीदे जिनकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी और रियल आवली वेज $15 है, तो उसने 10 घंटे दे दिए। एग्जैक्टली उन शूज के लिए उस इंसान ने अपनी जिंदगी के पूरे 10 घंटे बेच दिए हैं। वो 10 घंटे जो वो अपनी फैमिली के साथ या किसी पर्सनल पैशन पर बिता सकता था। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे एक स्मार्टफोन की बैटरी की एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा बताओ। जैसे एक नए फोन में 100% बैटरी होती है, पर बैकग्राउंड में बहुत सारी फालतू बिना काम की एप्स चलती रहती हैं जो उस बैटरी को ड्रेन कर देती हैं। बिल्कुल। जब तक किसी जरूरी कॉल के लिए फोन की जरूरत होती है वो डेड हो चुका होता है। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हमारी लाइफ एनर्जी उस बैटरी की तरह ही है। राइट। जब बिना सोचे समझे खर्चे किए जाते हैं तो वो बैकग्राउंड एप्स की तरह उस फाइनाइट लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, वाह। जिससे एक आम इंसान हमेशा लो एनर्जी, एग्जॉस्टेड और फाइनेंशियली ड्रेन्ड फील करता है। पैसा इस रियल लाइफ एनर्जी को देखने का एक ट्रांसपेरेंट लेंस बन जाता है। और अगर स्पेंडिंग इस बैटरी को ड्रेन कर रही है तो लोग आखिर रुकते क्यों नहीं हैं? हमेशा और पाने की होड़ क्यों लगी रहती है? ये ह्यूमन नेचर का इशू है। किसी को ये कैसे पता चलेगा कि कब और कहाँ रुकना है? ये आदत इसलिए बनती है क्योंकि सोसाइटी ने एक मैथमेटिकल झूठ दिमाग में डाल दिया है। कौन सा झूठ? कि ज्यादा पैसा इक्वल्स ज्यादा खुशी। अरे हाँ, बचपन से ही सिखाते हैं। पर साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। यहाँ पर बुक एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, द फुलफिलमेंट कर्व। द फुलफिलमेंट कर्व, ओके। ये कर्व दिखाता है कि एक्चुअल में खुशी और खर्च करने का रिलेशन कैसा होता है। तो ये कर्व शुरू कैसे होता है जब किसी के पास कुछ ना हो और वो बेसिक चीजें लाए? हाँ, बेस लेवल से। शुरू में जब इंसान अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करता है, जैसे खाना, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, तो खुशी बहुत तेजी से बढ़ती है। मेक सेंस। हर एक खर्चा डायरेक्ट फुलफिलमेंट देता है। फिर सर्वाइवल के बाद कंफर्ट का लेवल आता है। एक कंफर्टेबल मैट्रेस, एक रिलायबल गाड़ी, अच्छा इंटरनेट। वहां भी खुशी मिलती है। यहाँ भी खुशी बढ़ती है। फिर आती है लग्जरीज। पर इस लग्जरी के बाद कर्व पर एक पीक आता है जिसे इनफ या काफी कहते हैं। मतलब उस पीक पर इंसान सबसे ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करता है, पर लोग वहां रुकते नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं रुकते। वो और लग्जरीज खरीदना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि खुशी का ग्राफ ऊपर ही जाता रहेगा। और सबसे बड़ा कैच यहीं पर है, इस इनफ पॉइंट के बाद और ज्यादा चीजें खरीदने से खुशी नहीं बढ़ती। तो क्या होता है? बल्कि कर्व नीचे गिरने लगता है। सच्ची? हाँ, घर में क्लटर बढ़ता है, उन नए गैजेट्स या महंगी गाड़ियों को मेंटेन करने का स्ट्रेस बढ़ता है, और सबसे डेंजरस चीज उधारी यानी डेट बढ़ता है। उफ, डेट का स्ट्रेस तो वर्स्ट है। एक इंसान अपनी खुशी को बढ़ाने के चक्कर में एक्चुअली अपनी लाइफ एनर्जी को नेगेटिव में ट्रीट करने लगता है। लेकिन इस इनफ पॉइंट को प्रैक्टिकली पहचाना कैसे जाए? क्योंकि जब बात आती है खर्चों को रोकने की तो ऑटोमेटिकली दिमाग ट्रेडिशनल बजटिंग की तरफ जाता है, जो कि बहुत बोरिंग होती है। हाँ, और बजट का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे डेप्रिवेशन की बात हो रही हो या किसी ने सजा दे दी हो। ट्रेडिशनल बजटिंग सच में काम नहीं करती क्योंकि वो एक एक्सटर्नल रूल की तरह होती है। जैसे मत खाओ मत खरीदो। एग्जैक्टली, बाहर मत खाओ, ये मत खरीदो। इस फ्रेमवर्क में ट्रेडिशनल बजट बनाने के लिए नहीं कहा गया है। तो फिर क्या करना है? इसकी जगह हर महीने अपने हर कैटेगरी के खर्चे पर सिर्फ 3 मैजिकल सवाल पूछने को कहा गया है। ये 3 सवाल सब कुछ बदल देते हैं। तो वो 3 मैजिकल सवाल क्या हैं? पहला सवाल, क्या इस खर्चे से लाइफ एनर्जी के हिसाब से पूरी फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन मिली? ओके। यानी क्या इस आइटम ने उतनी खुशी दी जितने घंटे इसके लिए काम करना पड़ा था? सो इट्स बेसिकली मेजरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट लाइफ एनर्जी के टर्म्स में। इंटरेस्टिंग। दूसरा सवाल मैं गेस करूं? हाँ,
ट्राई करो। शायद ये देखना कि क्या वो खर्चा वाकई जरूरी था। जरूरी होने से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है अलाइनमेंट का। दूसरा सवाल है क्या ये खर्चा उस इंसान की लाइफ के पर्पस और उसकी कोर वैल्यूज के साथ मैच करता है? वाह, ये तो डीप है। और तीसरा सवाल सबसे गहरा है, अगर पैसे के लिए काम ना करना पड़ता तो क्या ये खर्चा बदलता? अरे बाप रे, ये तीसरा सवाल सच में रियलिटी चेक है ना? क्योंकि बहुत सारे खर्चे तो लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी जॉब का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल, रिटेल थेरेपी जिसको बोलते हैं। हाँ, अगर जॉब की टेंशन ना हो तो शायद उस महंगे वीकेंड एस्केप की जरूरत ही ना पड़े। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखती है मुझे। क्या? इनफ की लिमिट तय कैसे होगी जब पूरी सोसाइटी ही शो ऑफ पर चल रही है? पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो लगता है वही नया स्टैंडर्ड है। फोमो जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर किसी का लेविश वेकेशन देखा तो दिमाग कहता है वहां जाना जरूरी है। जब यार्डस्टिक एक्सटर्नल है तो अंदर झांका कैसे जाए? ये बहुत वैलिड प्रॉब्लम है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब तक यार्डस्टिक एक्सटर्नल रहेगी, इनफ का पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। राइट? हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, हमेशा किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी। इन तीन सवालों का मकसद ही यही है कि ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ आए। ट्रू। इनफ किसी एक्सटर्नल नंबर का नाम नहीं है, ये एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल खाने की, स्पेसिफिकली पिज्जा खाने के एनालॉजी से कनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, पिज्जा, ग्रेट। सोचो जब किसी को बहुत तेज भूख लगी होती है, एकदम सर्वाइवल मोड वाली भूख। हाँ, पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं, जब वो पिज्जा की पहली स्लाइस खाता है तो वो लिटरली हेवन जैसी लगती है। वो सर्वाइवल और कंफर्ट को सेटिस्फाई करती है। बिल्कुल। फिर दूसरी और तीसरी स्लाइस आती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं, मजा देती हैं, वो लग्जरी है। और वहीं पर इनफ का पॉइंट आ चुका होता है। लेकिन अगर लालच में आकर कोई चौथी, पांचवी, यहाँ तक कि 10 स्लाइसेस खा लें तो क्या होगा? तो सीधा हॉस्पिटल। वही पिज्जा जो शुरू में खुशी दे रहा था, अब पेट दर्द, बीमारी और पेन का कारण बन जाएगा। वही ना। इनफ उस लिमिट को पहचानने का नाम है जहां सेटिस्फैक्शन रुक जाती है और तकलीफ शुरू होती है। पैसे और सामान के साथ भी बिल्कुल यही होता है। क्या ब्रिलियंट तरीका है इसे समझने का। पर इस पूरे प्रोसेस में एक इमोशनल हर्डल भी आएगी। कौन सी हर्डल? जब कोई इंसान एक्चुअल में अपनी पिछले खर्चों की लिस्ट देखेगा और उसे ट्रू अर्ली वेज से कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है बहुत दुख हो। रिग्रेट होता है, बिल्कुल। ये रियलाइज करके कि सालों की लाइफ एनर्जी फालतू चीजों पर वेस्ट कर दी गई। इस गिल्ट का क्या किया जाए? गिल्ट और शेम किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए इस प्रोसेस का सबसे बड़ा रूल है नो शेम नो ब्लेम। नो शेम नो ब्लेम, आई लाइक दैट। अपने पुराने खर्चों को एनालाइज करते वक्त खुद पर गुस्सा नहीं करना है, बस ऑब्जेक्टिवली देखना है, क्यूरियोसिटी के साथ डेटा को समझना है और अगली बार एक बेहतर चॉइस करनी है। अच्छा। अवेयरनेस अपने आप पुरानी आदतों को खत्म कर देती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द लॉन्ग गेम? अगर एक आम इंसान अपनी लाइफ एनर्जी को समझ ले, अपने इनफ पॉइंट को पहचान कर फालतू खर्चे बंद कर दे, तो इसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल? हाँ। क्या सिर्फ बैंक में पैसे जमा करते रहना ही गोल है? सिर्फ पैसे जमा करना गोल नहीं है। गोल है अपनी आज़ादी खरीदना। आज़ादी? जब एक्सपेंसेस को कॉन्शियसली कम किया जाता है और इनकम को मैक्सिमाइज किया जाता है, क्योंकि अब लाइफ एनर्जी की कीमत समझ आ चुकी है, तो नेचुरली सेविंग्स जमा होने लगती हैं। राइट, वो एक्सेस पैसा बचने लगता है। ये सेविंग्स कुछ और नहीं बल्कि उस इंसान की स्टोर्ड लाइफ एनर्जी है। जब इन सेविंग्स को स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे इंडेक्स फंड्स में या किसी भी ऐसी जगह जो पैसिव इनकम जनरेट करे, तो एक मैजिक होता है। और उस मैजिक को ही शायद क्रॉसओवर पॉइंट कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसको एक ग्राफ की तरह विजुलाइज किया जा सकता है। एक लाइन मंथली एक्सपेंसेस की है जो अब कॉन्शियस स्पेंडिंग की वजह से नीचे आकर स्टेबल हो चुकी है। ओके, एक्सपेंसेस लाइन डाउन एंड स्टेबल। दूसरी लाइन इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम की है जो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ओके ओके। एक दिन ऐसा आता है जब ये पैसिव इनकम वाली लाइन मंथली एक्सपेंसेस की लाइन को क्रॉस कर लेती है। इस इंटरसेक्शन को क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। ओह वाओ। और यही सच्ची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी एफआई है। क्योंकि इस पॉइंट के बाद जिंदा रहने के लिए मजबूरी में काम नहीं करना पड़ता। एक्सपेंसेस तो इन्वेस्टमेंट से कवर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। काम करना अब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाती है। पर यहाँ लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए किसी के पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होना जरूरी है। क्या सच में एफआई सिर्फ पैसों के बारे में है? यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा है।
सोर्स मटेरियल सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ की बात नहीं करता, बल्कि नेचुरल वेल्थ पर बहुत जोर देता है। नेचुरल वेल्थ। उन्होंने इसे ABCs ऑफ वेल्थ का नाम दिया है। अगर किसी के पास ये ABCs हैं, तो उसकी पैसे पर निर्भरता वैसी ही बहुत कम हो जाती है। लेट्स ब्रेक दैट डाउन। A फॉर एबिलिटीज, यानी हमारी स्किल्स, ऐसे DIY स्किल्स जो पैसे बचा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसे बना भी सकते हैं। बिल्कुल। बेसिक प्लम्बिंग ठीक करना, अपनी गाड़ी की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करना, बेसिक गार्डनिंग करके सब्जियां उगाना या घर का सेहतमंद खाना बनाना। ये सब तो लाइफ स्किल्स हैं। अगर एबिलिटीज हैं तो हर छोटी चीज के लिए बाहर किसी को पे नहीं करना पड़ता। फिर आता है B फॉर बिलोंगिंग। बिलोंगिंग यानी लोग, यानी वो क्लोज रिश्ते, दोस्त और फैमिली जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। एक मजबूत बिलोंगिंग होने पर इंसान अकेलेपन या दिखावे के खर्चे नहीं करता। अरे वाह, ये तो बहुत डीप है। और तीसरा C फॉर कम्युनिटी। C फॉर कम्युनिटी यानी आसपास का समाज, एक स्ट्रॉन्ग नेबरहुड जहां लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, टूल लाइब्रेरीज बनाते हैं, चीजें शेयर करते हैं, जिससे हर चीज खरीदनी ना पड़े। एग्जैक्टली। जब एक इंसान के पास एबिलिटीज, बिलोंगिंग और कम्युनिटी, ये 3 नेचुरल वेल्थ होती हैं, तो उसे जिंदा रहने के लिए उतने फाइनेंशियल कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती जितना आम तौर पर मार्केटिंग कंपनीज और सोसाइटी उसे बिलीव करवाती हैं। लेकिन एक डाउट और आता है यहाँ पे। हाँ, पूछो। अगर किसी ने मेहनत करके क्रॉसओवर पॉइंट अचीव कर लिया और मजबूरी वाला काम छोड़ दिया, तो क्या वो कंप्लीटली बोर नहीं हो जाएगा? ये बहुत लोग पूछते हैं। सोसाइटी में तो यही सिखाया गया है कि जॉब ही इंसान की सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। अगर वो 9 to 5 जॉब नहीं बची तो लाइफ का पर्पस क्या बचेगा? ये एक बहुत ही कॉमन डर है। लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सोफा पर बैठकर दिन भर टीवी देखना है। वही ना, काउच पोटैटो बन जाना। पर FI काम छोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि मीनिंगफुल काम चुनने की आजादी देती है। मीनिंगफुल काम। जब सर्वाइवल की टेंशन यानी रेंट पे करने का डर खत्म हो जाता है, तब इंसान वो काम करता है जो सच में उसके दिल के करीब हो, जो दुनिया में पॉजिटिव चेंज ला सके, बिना इस फिक्र के कि इससे बिल पे होंगे या नहीं। वो अपनी लाइफ का सच्चा आर्किटेक्ट बनता है। इस प्रोसेस को एक आम के पेड़ यानी एक मैंगो ट्री को उगाने से कंपेयर करना चाहूंगा मैं। आम का पेड़, अच्छा सुनते हैं। शुरू में मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, बीज रोना पड़ता है और रोज लगन से पानी देना पड़ता है। उस वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उस वक्त पेड़ पर कोई फल नहीं होते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शुरुआती सालों में पैसे के लिए काम करना और सेविंग्स जमा करना। एग्जैक्टली। पर एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, उसकी जड़ें गहरी हो जाएं, जो कि क्रॉसओवर पॉइंट और ABCs ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पेड़ बिना रोज की उस इंटेंस मेहनत के हर साल फल देने लगता है। वाह! वो पैसिव इनकम और कम्युनिटी सपोर्ट का फल है। फिर किसी भी इंसान को मजबूरी की खेती नहीं करनी पड़ती। वो अपनी पसंद की गार्डनिंग कर सकता है, नए फूल उगा सकता है, क्योंकि आम का पेड़ तो उसकी बेसिक जरूरत पूरी कर ही रहा है। ये मेटाफर पूरे फ्रेमवर्क को परफेक्टली समझाता है। नेचुरल वेल्थ और पैसिव इनकम की डीप रूट्स होने पर ही इंसान अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले पाता है। वो किसी फाइनेंशियल सिस्टम का विक्टिम नहीं रहता। तो इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चैलेंजिंग थॉट उन सभी के लिए जो इस बारे में सोच रहे हैं। हाँ, बताओ। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इस सोसाइटी ने और इस एंडलेस कंज्यूमरिज्म के सिस्टम ने ये ट्रेडमिल बनाया ही शायद इसलिए है ताकि लोग हमेशा उस पर भागते रहें, बिल्कुल। ताकि हमेशा उधारी में दबे रहें और कभी आजाद ना हो पाएं। ये हकीकत सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अपने खर्चों को कॉन्शियसली समझना और अपनी लाइफ एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम में सबसे बड़ा और पावरफुल रिबेलियन यानी विद्रोह है। एक विद्रोह, वाह! ये एक विद्रोह है उस सिस्टम के खिलाफ जो इंसानों को सिर्फ एक माइंडलेस कंज्यूमर बनाकर रखना चाहता है। एक बार जब मनी की सच्चाई समझ आ जाती है तो लाइफ की प्रायोरिटी खुद ब खुद क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। एब्सोल्युटली। और जो लोग भी इस विद्रोह का हिस्सा बनना चाहते हैं और इन बातों को सच में अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक 30 दिन का चैलेंज है। 30 दिन का चैलेंज, ये हुई ना बात। चैलेंज ये है कि अगले 30 दिनों तक एक एक पैसे का, हर सिंगल सेंट का पूरा हिसाब रखा जाए जो लाइफ में आता है या जाता है, बिना किसी गिल्ट के, बस नो शेम नो ब्लेम रूल को स्ट्रांगली फॉलो करते हुए।
और साथ ही अपने रियल हार्ली वेज कैलकुलेट किया जाए, जिसमें कम्यूट, एक्स्ट्रा आवर्स और डीकम्प्रेशन का वक्त और खर्चा माइनस हो, तभी सच्चाई पता चलेगी। ताकि वो आईना सामने आए कि असल में कितनी लाइफ एनर्जी उन डेली खर्चों के लिए ट्रेड हो रही है। बिना क्लियर डेटा के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। ये चैलेंज सच में पहला कदम है उस अल्टीमेट आज़ादी की तरफ। ये एक सिंगल एक्सरसाइज पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बदल सकती है। और जो कोई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और ऐसी डीप वैल्यू पैक्ड इनसाइट्स रेगुलरली सुनना चाहता है जो लाइफ और माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें, उन्हें अभी भी पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। ये ऐसी नॉलेज है जो लाइफ के हर एरिया में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती है। याद रहे, असल मुद्दा सिर्फ अकाउंट बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असल मुद्दा उस लाइफ एनर्जी को बचाना है जो किसी भी करेंसी से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। सच्ची दौलत तो वही है। मेकिंग अ लिविंग के इस चक्कर में मेकिंग अ डाइंग की इस रेस से बाहर निकलना ही सच में आज़ादी है। तो बी पॉजिटिव के इस मास्टर क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।